न्यूक्लियस की फिर हमारे पास कंपोनेंट्स रह गए। अब न्यूक्लियस के मैंने कहा था 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की बाहर जो दीवार होती है मेम्ब्रेन को न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के। हमने सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़नी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इन्वॉल्व भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर एक हिफाजती डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वॉल्व भी कहते हैं। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन है which separates न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी इलाका पाया जाता है हम उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे होता है वाटर, क्या होता है बच्चे? फ्लूइड होता है। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी हम यहाँ फ्लूइड होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि पहली जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के पानी को न्यूक्लियोप्लाज्म के पानी से जुदा रखती है, अलग रखती है। यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है ये एक पर्दे का काम करती है, ये एक बैरियर का काम करती है, जो साइटोप्लाज्म के पानी को न्यूक्लियस में दाखिल होने से रोकती है और न्यूक्लियस के पानी को साइटोप्लाज्म में जाने से क्या करती है बच्चे? रोकती है। इट हैज सम ओपनिंग्स, उनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाना जरूरी होती है और न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाने जरूरी होती है। उनके लिए छोटे छोटे सुराख होते हैं यहाँ पे इन दो दीवारों के दरमियान, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इसी को हम न्यूक्लियर पोरिंग्स भी कहते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक होल्स, ये माइक्रोस्कोप से देखने वाले, माइक्रोस्कोप से दिखने वाले कितने छोटे होते हैं, बगैर माइक्रोस्कोप के हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऐसे समान छोटे छोटे सुराखों को हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, जिनका काम क्या है? एक्सचेंज डिफरेंट सब्सटेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दो मुख्तलिफ सब्सटेंस को न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान तबादले का, तब्दील करने का काम करता है। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म के पानी को हम ओवरऑल को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियस की जो डबल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, ये न्यूक्लियस के पानी को बाहर जाने से रोकती है। अलबत्ता जो एसेंशियल सब्सटेंस हैं जो न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे या बाहर से अंदर आएंगे, इन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए एक्सचेंज होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म, द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब ठीक है बच्चे, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड है, जलीला है कि विस्कस फ्लूइड जो भी है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वो फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या है? द डेंस और डार्क स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस डार्क स्ट्रक्चर होता है जिनको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक मजीद छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। समझ आ रही है? एक राइबोसोम सिंथेसिस, ये हमें किसमें मदद देता है? राइबोसोम को बनाने में मदद देता है। समझ आ रही है ना? अब अगर आप इसके हम डायग्राम देख लें, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये जो डबल है ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मैंने यहाँ पे फंक्शन रिपीट किया, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन व्हिच प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म विद साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ मिक्स होने से रोकती है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये जो स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइनिंग को हम क्रोमोसोम कहते हैं। उसके बाद एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बजाते वो दो अल्फाजों पर मुश्तमिल है, क्रोमो एंड सोमा। क्रोमो का मतलब होता है कलर, सोमा का मतलब होता है बॉडी, कलर बॉडी, रंगदार बॉडी। समझ आ रही है बच्चे? इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है which is responsible for transmitting information from parent to offspring। कितना ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है क्या? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में वालिदैन से बच्चों की तरफ। अब क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि वालिदैन से, पेरेंट्स से कैरेक्टर्स इंफॉर्मेशन को मुंतकिल करता है नेक्स्ट जनरेशन से। यानी कि नस्ल दर नस्ल जो कैरेक्टर मुंतकिल होते हैं उनका जिम्मेवार कौन होता है हमारे पास बच्चे? ये क्रोमोसोम होता है।
क्रोमोसोम के बजाय क्या नजर आएगा? क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल से बना होता है डीएनए नजर आएगा। जबकि डिवाइडिंग सेल के अंदर हमें क्या नजर आएगा? क्रोमोसोम नजर आएगा। अगर एक सेल डिवाइड कर रहा हो, माइटोसिस मियोसिस की प्रोसेस में जा रहा हो, तो उसको अगर हम देखें माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें क्रोमोसोम नजर आएगा। अदरवाइज हमारे बॉडी के नॉर्मल सेलों के अंदर क्या नजर आएगा? उसे डीएनए नजर आएगा। अब न्यूक्लियस की फंक्शन क्या है? कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। इस सेल की तमाम एक्टिविटी को सरगर्मियों में कंट्रोल करता है। रिस्पांसिबल फॉर द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब कितने ये जिम्मेवार होता है वरासत को आगे मुंतकिल करने में, जिनसे दो नस्लें एक दूसरे से मुशाबहत भी रख सकती हैं, नहीं भी रख सकती। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस इज फाउंड राइबोसोम। अच्छा, न्यूक्लियस इज फाउंड। अब कहते हैं कि भाई न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसका काम क्या होता है? राइबोसोम बनाना। ठीक हो गया जी।